हेलो हाय नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो आज शुरू करते हैं फिर हम आज की बकबक। और आज है 12 अक्टूबर और पहला आर्टिकल आ जाता है हमारा मल्टी मॉडल एआई से रिलेटेड। मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यार आई थिंक सबने सुना होगा क्या होता है। बेसिकली जैसे ह्यूमंस सोच पाते हैं, कर पाते हैं, हम कोशिश करते हैं ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बना लें, ऐसा कुछ मशीन टाइप बना लें जो उनकी तरह काम मिमिक कर पाए, उनकी तरह सोच पाए, उनकी तरह हमारे आंसर दे पाए। ठीक है, लेकिन अभी तक जो आते थे एआई टूल्स वो उस पर काम करते थे बेसिकली कि जो उनको डेटा दे दिया गया है उसको रीड करेंगे, उस हिसाब से उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंड करके। ठीक है, अब कोशिश की जा रही है कि वो सिर्फ एक ही मोड में नहीं रीड करें उसको, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि डेटा रीड कर लिया, बल्कि इमेज हो गई, ऑडियो हो गई और वीडियो हो गई, हर तरीके के अलग अलग मोड में वो चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड कर पाए और यूटिलाइज कर पाए। इसी को मल्टी मॉडल एआई बोल देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है इंटीग्रेट वेरियस सेंसरी मोडालिटीज़, capability to comprehend and utilize data from various diverse sources and mimic the way humans perceive and interact with the world। जी हाँ, बेसिकली पूरी कोशिश की जा रही है कि ह्यूमंस जैसे और जानवर बना सकें, हालांकि आर्टिफिशियल होंगे। अब देखना यह है कितने सक्सेसफुल होते हैं, कि इतने भी नहीं हो जाएं कि ह्यूमंस के लिए ही घातक बन जाए फ्यूचर में, वो तो वक्त बताएगा। अब अगर हम इसके उपयोग की बात करें यानी कि एप्लीकेशंस की बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इमेज और वीडियो को एनालाइज कर पाएगा अगर ये हो जाता है तो, और कंटेंट जनरेशन में काम आएगा। और अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो आपको ड्राइविंग में भी हेल्प कर देगा भाई। ठीक है, आप बोलेंगे हमें वहाँ ले चल तो आपको वहाँ ले चलेगा, यहाँ ले चल तो यहाँ ले चलेगा। वर्चुअल रियलिटी, हालांकि हमें रियलिटी का भी होश नहीं है लेकिन हम वर्चुअल रियलिटी का खूब सोचने लगे हैं आजकल, तो उसमें भी हमें ये काम आएगा। रोबोटिक्स तो पता ही है, और हेल्थ केयर में भी ये हमें बहुत मदद करेगा। अब आती है बात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। जी हाँ, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ टोकन्स जनरेट किए गए हैं, तो मैंने सोचा एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये बेसिकली 2021 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें ये था कि हम क्या करेंगे ना, अकाउंट्स क्रिएट करवा देंगे लोगों के, ठीक है, हेल्थ अकाउंट, और उससे रिलेटेड उनको आईटी दे देंगे। और हेल्थ अकाउंट जो होगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी यार, उसमें होगी हेल्थ रिकॉर्ड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जी हाँ, अभी आजकल क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी होने लगे हैं। हमें इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखनी होती है, हमें अननेसेसरी की स्क्रॉलिंग भी करनी होती है, तो हमें ना मतलब चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि हमने क्या क्या, हमें पहले से डिजीज़ हो रही है या हमने जो है कौन कौन से टेस्ट कराए थे या क्या है क्या नहीं है। तो सरकार ने बोला इन आलसी लोगों के लिए काम करते हैं, इनके लिए अकाउंट बना देते हैं और उसमें इनको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, अभी तक कि इन्होंने क्या क्या टेस्ट कराए हैं, क्या क्या इनकी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टर्स कौन कौन से गए हुए हैं, दवाइयाँ कौन सी खाई हुई हैं, और क्या सा डायग्नोसिस चल रहा है, जिससे कि जब हम जैसे लोग जाएंगे अस्पताल तो अस्पताल में डॉक्टर को पता पड़ जाएगा, देख के तुम अपनी आईडी बताओगे और उससे पता पड़ जाएगा कि अभी तक के जीवन में आपकी हेल्थ कैसी रही है, क्या क्या किया है आपने। और उतना ही नहीं, इंश्योरेंस फर्म, इंश्योरेंस वगैरह के केस में भी आपको वो हेल्प करेगा। ये बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और ये किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त 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 एंड वॉलेंट्री है। भाई अपनी मर्जी है, आना है और नहीं आना है बताओ। ठीक है, और ये देखो इतने सारे लोग को हेल्प मिल सकती है, उनको गवर्नमेंट के पास भी बेसिकली से डेटा जाएगा
जिससे उनको पता पड़ेगा कि लोगों में क्या बीमारियाँ हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, हेल्थ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस हिसाब से वो अपने पॉलिसी डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें भी लिखा है, डूइंग एनालिसिस ऑफ हेल्थ डेटा, बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। दैट्स कूल। और आयुष्मान भारत क्या स्कीम थी बेसिकली? ये तो भाई हमने डिजिटल हेल्थ मिशन से पढ़ी। अगर सिर्फ आयुष्मान भारत की बात करें तो ये हमारी काफ़ी फ्लैगशिप स्कीम थी। ये अराउंड 2018 में आई थी। ठीक है, और इसका एम था कि भाई क्या होता है ना कि अगर एक बार भी कोई बड़ी बीमारी लग गई तो उसमें इतना पैसा खर्च हो जाता है इंसान का, स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जीवन भर की कमाई चली जाती है, उनको इनफैक्ट लोन तक लेना पड़ जाता है। उस वाले सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि हम भाई 5 लाख रुपए देंगे पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, ताकि आपके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो नहीं होंगे। किसमें? हेल्थ में। ठीक है, तो ये वही है, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर कर देगा तुम्हारे। ठीक है, सो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। और 1,50,000 वेलनेस सेंटर्स भी क्रिएट होंगे, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। बहुत ही बढ़िया, पूरे जोश के साथ काम किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में। नहीं, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर कर रही है? अरे नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हम मोस्टली स्टेट्स की बात करें तो 60% सेंटर देगी, 40% स्टेट्स देंगे इसकी फंडिंग। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो 90-10 का रेशियो रहने वाला है। 90% देगा सेंटर और 10% ये वाले स्टेट्स। और यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर की बात करें तो 100% यूनियन बियर करेगी। ठीक है, इसमें बेसिकली एक आईटी प्लेटफॉर्म भी होगा प्रॉपर, जिससे बिना किसी रुकावट के सर्विसेज दे पाएँ। पोर्टेबिलिटी होगी, अगर आप दूसरे स्टेट में कहीं और भी चले जाते हैं तो भी आप इसकी सर्विसेज अवेल कर पाएंगे। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो 27,000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में पैनल, पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी हैं, कहीं पे भी जाओ आप कराओ। और इसमें आरोग्य मित्रास भी होंगे जो कि असिस्ट करेंगे कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। समझे? अगर मेरे जैसे लोग चले जाते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कैसे काम करवाने हैं कैसे नहीं, तो वो हमें बता देंगे कि बहन जी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराओ, यहाँ से वो कराओ, यहाँ से ऐसे कराओ। तो हम जैसे देहाती लोगों के लिए आरोग्य मित्रास भी असिस्ट करे जाएंगे। एंटी फ्रॉड यूनिट भी होगी और मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा, पूरा एवेल्यूएट भी किया जाएगा इसको। ठीक है, अब बात आती है फ्लैश फ्लड्स की। फ्लैश फ्लड्स के बारे में एक बार हमने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ चल रही है, काफ़ी लोग इसमें लाइक मरे हैं और इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो बेसिकली तीस्ता रिवर में आए थे फ्लैश फ्लड्स, आए हैं फ्लैश फ्लड्स। और आए किस लिए थे, किसके कारण थे? क्लाउड बस्ट हो गया था बेसिकली। लोनाक लेक एक वहाँ पे मंगल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ पे। और तो और वाटर भी रिलीज़ हो गया था चंगथांग डैम से। इसने और जो है बढ़ावा दे दिया उस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि तीस्ता रिवर की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे ग्लेशियर लेक्स हैं। और उसमें जो लोनाक लेक आता है वो सबसे इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग आप मान सकते हैं। ठीक है, इस फोटो में आप ध्यान से देखो, ये देखो लोनाक लेक है और ये तीस्ता रिवर जा रही है। और यहाँ पे चंगथांग डैम है और यही तीस्ता रिवर है जहाँ पे इतनी बाढ़ आई है। बेसिकली तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है सिक्किम से, जाती है वेस्ट बंगाल, फिर जाती है
अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में, और फिर वहाँ जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जी हाँ। और अगर लोनाक लेक की बात करें तो ये बेसिकली ग्लेशियल मोरेन डैम्ड लेक है। इसमें काफ़ी सारे ग्लेशियल मोरेन्स हैं और बना कैसे है, जो लोनाक ग्लेशियर है उसी के मेल्ट होने से बना है। सिंपल है, ठीक है। और इसमें बता रखा है 1 of the 14 potential lakes susceptible to glacial lake outburst flood। बेसिकली इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो जाएगा। अब ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं? काफ़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं, बेसिकली काफ़ी सारा वाटर होता है जो मतलब कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स में इकट्ठा हो जाता है, कहीं बहुत सारा होता है, ठीक है। इसमें लिखा है दैट सिट इन फ्रंट और टॉप और बीनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर, ठीक है। अब होता क्या है, किसी कारणवश वहाँ की आइस थोड़ी स्टेबल होती है, सेडिमेंट वगैरह जो होते हैं वो लूज़ होते हैं, तो एक बार वहाँ से वो जो पानी वगैरह होता है वहाँ से वो नीचे फ्लो कर जाता है और जिससे फ्लड आ जाते हैं, समझे। जैसे कि मान लो ग्लेशियर मेल्टिंग हो गई या बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया या अर्थक्वेक आ गया, उस केस में ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। इफ़ बाउंड्री अराउंड देम ब्रेक्स देन फ्लड कम्स, ठीक है। सिंपल था ये, आप फोटो में देख सकते हो। ऐसे तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और ऐसे फ्लड आ जाता है वंस द वॉल ब्रीचेस, यस। अब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम इसको बेसिकली प्रिवेंट करने के? तो एक हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क आपने सुना होगा। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था कि कैसे को डिज़ास्टर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, 2019 में इंडिया का एक इनिशिएटिव था जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ साथ में आए और उन्होंने सोचा हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो। जी हाँ, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद NDMA है जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आपदा मित्र 2016 की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें कम्युनिटी के लोगों को ही ट्रेन कर दिया जाता है कि कोई आपदा आए तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, किसी की कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो जितने वॉलंटियर्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, जी हाँ। उसके बाद अब बात आती है, अगर सिर्फ इसकी बात करें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, अगर ये वाली सिचुएशंस प्रिवेंट करनी है तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो ये है भाई कि उसमें जो पानी भरा होता है लेक में, उसको कैसे भी करके पहले तो कम से कम करें। अब या तो उसमें कुछ आउटलेट के लिए, कंट्रोल के लिए बनाए हम कि जिससे पानी निकल सके, या फिर कुछ पंप वगैरह से वहाँ से पानी जो है वो निकालें, या फिर कोई टनल बना दें थ्रू द मोरेन बैरियर अंडर एन आइस डैम, या फिर उसकी जो ब्रीचिंग हो जाती है उसको कंट्रोल करें। ये सब बातें हैं, सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। इंडिया इटली के बीच हुआ डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। जी हाँ, हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ गए और डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट करके आए। उसमें बेसिकली ट्रेनिंग, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, R&D, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज एंड सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों पे जो है हम कोऑपरेट करेंगे, को डेवलप भी करेंगे, साथ में चीज़ें बनाएंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे, जॉइंट वेंचर्स भी होंगे मिलिट्री सिस्टम में। बस ये न्यूज़ थी। और अगर हम इंडिया और इटली के रिलेशंस की बात करें ना, तो अराउंड मार्च 2023, इसी साल के मार्च की बात है कि इन दोनों नेशंस ने डिसाइड किया था कि हमारे जो रिलेशनशिप है अब उसको हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएंगे। जी हाँ, अब ये क्या होता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप? वैसे तो इसे प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, फिर भी हम यूँ मान सकते हैं कि बेसिकली डिफेंस और स्पेस सेक्टर वगैरह में भी हम आगे लेके जाएंगे।
तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। हमारे रिलेशंस इटली से अराउंड 1947 में ही इस्टेब्लिश हो गए थे। इसके साथ हमारी एक बाइनियल नेवल एक्सरसाइज भी होती है मिलन नाम से, जो कि हमें याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। और हमारा कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो कि 1976 में किया था। साइंस एंड टेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जो कि हमने 1978 में किया था, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस भी सही हैं। अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो ट्रेड होता है हमारा अराउंड 15 बिलियन यूरोज से। वहाँ से थोड़े बहुत एफडीआई इनफ्लोज आते हैं, इम्पोर्ट्स भी आते हैं। और ईयू की कंट्रीज़ की बात करें तो इटली इज़ अमंग इंडियाज़ टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर। और यस, उसके बाद बात आती है स्पेस पोर्ट की। इसरो ने बेसिकली डिसीजन लिया है कि वो अपना सेकंड स्पेस पोर्ट बनाएगा। कहाँ पे? तो वो ये जगह है कुलासेकारापट्टिनम, थूथुकुडी में, तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे सेकंड हमारा स्पेस पोर्ट बनेगा। और ये क्यों बनेगा? ये बेसिकली जो भी बनेगा ये सिर्फ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए होगा और किसी के लिए नहीं। और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा। प्राइवेट सेक्टर की ही सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च होंगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को देख कौन रहा है? तो डॉक्टर पवन गोयका, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इनस्पेस बोलो तो इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अराउंड 2 साल में बन जाएगा ये। और इसके पास एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, अगर ये दूसरा है तो पहला कहाँ था? पहला श्रीहरिकोटा। ये तो हम सुनते ही रहते हैं न्यूज़ में, यहाँ ही से तो सैटेलाइट्स वगैरह हर चीज़ लॉन्च होती है हमारी। तो ये पहला था, अब दूसरा बनने जा रहा है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो बस आज के लिए इतना ही था। एकदम बिंदास रहो, एकदम मस्त रहो और पढ़ते रहो और बहुत बहुत आगे बढ़ो। और तो बस आज इतना ही था। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।